हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षागर में स्वागत है। मैंने इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए मॉडल पेपर नंबर 1 बनाया है। इसी कड़ी में 9 मॉडल पेपर और मैं बनाऊंगा। इन मॉडल पेपर्स को अगर आप अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं और तो आप निश्चित तौर से CBT एग्ज़ाम ज़रूर पास कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्मेचर कोर समानता बनाई जाती है लोहे की, सिलिकॉन स्टील की, उच्च कार्बन स्टील की, स्टेनलेस स्टील की। तो बच्चों इसमें आंसर होगा सिलिकॉन स्टील। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैब वाइंडिंग में डैश डैश समांतर पथ होते हैं 2, 4, ध्रुव संख्या के तुल्य 4। देखिए लैब वाइंडिंग में जो समांतर पथ होते हैं वो होते हैं A बराबर P होता है, A बराबर P होता है। तो जो आपके समांतर पथ होंगे वो क्या होंगे, ध्रुव संख्या के तुल्य होंगे। अगर हम वेव में बात करेंगे तो वेव में 2 पथ होते हैं। वेव बाइंडिंग अगर होगी तो वहाँ पे 2 पथ होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रुसेज स्थापित किए जाते हैं चुंबकीय उदासीन अक्ष में, ज्यामितीय उदासीन अक्ष में, चुंबकीय उदासीन अक्ष के लंबवत, ज्यामितीय उदासीन अक्ष के लंबवत। तो बच्चों इसमें आंसर होगा चुंबकीय उदासीन अक्ष में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ी DC मशीन के लिए योग को बनाया जाता है उच्च कार्बन स्टील से, कच्चे इस्पात से, हल्के स्टील से, ढलवा लोहे। तो बच्चों आंसर होगा ढलवा लोहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में एक्साइटेशन डैश डैश द्वारा प्रदान की जाती है। इसके आर्मेचर, इसके फील्ड, बैटरी और दूसरे जनरेटर। तो जो आंसर होगा इसके आर्मेचर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्मेचर कोर डिस्क के लैमिनेशन की मोटाई डैश डैश होती है 0.3 mm, 0.4 mm, 0.5 mm, 0.6 mm। तो बच्चों इसमें आंसर होगा 0.3 mm। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नियम द्वारा प्रेरित EMF की दिशा पहचानी जाएगी? फैराडे के नियम से, जूल के नियम से, लेंज के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो बच्चों इसमें आंसर होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। DC मोटर में बैक EMF अनुपातित है फ्लक्स के, गति के, आर्मेचर कंडक्टर की संख्या के, पोल की संख्या के। तो बच्चों इसमें आंसर होगा गति के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटर की दक्षता की गणना करने का सूत्र है आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट इंटू इनपुट, आउटपुट प्लस इनपुट अपॉन 100, आउटपुट माइनस इनपुट अपॉन 100। तो बच्चों इसमें आंसर होगा आउटपुट अपॉन इनपुट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभन के समय प्रेरण मोटर की स्लिप बराबर होती है अनंत, इकाई, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जब इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग कंडीशन में होती है तो वहाँ पे स्लिप की वैल्यू 1 होती है। तो इसमें आंसर इकाई सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी फेज मोटर में घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र डैश डैश के कोण पर प्रतिस्थापित होता है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। तो बच्चों आंसर होगा 120 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी छोटे संधारित प्रेरण मोटर के लिए प्रयुक्त स्टार्टर के प्रकार डैश डैश हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर, डोल स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर। तो बच्चों इसमें आंसर होगा डोल स्टार्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है समकालिक या सिंक्रोनस स्पीड का सूत्र है NS = 120 F/P, LS = 120 Fp, NS = 120 P/F और अगला ऑप्शन दिया NS = PF/120। तो बच्चों इसमें आंसर होगा NS = 120 F/P। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस गति NS और समान चलने की गति NR है तो स्लिप द्वारा दर्शाया जा सकता है NR - NS/NS × 100
NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100, NR माइनस NS अपॉन NR, NS माइनस NR अपॉन NR इंटू 100। तो बच्चों इसमें आंसर होगा NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कुंडली में के दोनों सिरों के बीच आर्मेचर खांचों या आर्मेचर चालकों के पदों में मापी गई दूरी डैश डैश है। पश्च पिच, कुंडली पिच, अग्र पिच, ध्रुव पिच। तो बच्चों इसमें आंसर होगा कुंडली पिच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्मेचर चालकों के पदों में मापी गई दूरी जिससे एक कुंडली आर्मेचर के पश्च पर आगे बढ़ता है डैश डैश कहलाता है। अग्र पिच, कुंडली पिच, पश्च पिच, ध्रुव पिच। तो इसमें आंसर होगा कुंडली पिच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू फूड मिक्सचर में समानता निम्न विद्युत मोटर प्रयुक्त होती है। यूनिवर्सल मोटर, शेडेड पोल मोटर, कैपेसिटर, स्टार्ट मोटर, कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर होगा यूनिवर्सल मोटर। बच्चों यूनिवर्सल मोटर वो मोटर होती है जो डीसी पे भी वर्क करती है और एसी पे भी वर्क करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू पंखों के लिए प्रयुक्त मोटर है डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर। तो बच्चों इसमें आंसर होगा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खिलौनों में डैश डैश कौन सी मोटर उपयोग की जाती है। शेडेड पोल मोटर, कैपेसिटर मोटर, रिलेक्टेंस मोटर, यूनिवर्सल मोटर। तो बच्चों इसमें आंसर होगा शेडेड पोल मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यावर्तकों को डैश डैश के रूप में निर्धारित किया जाता है। KW, KVR, KVA, HP। तो बच्चों इसमें आंसर होगा KVA। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यावर्तक में आवृत्ति की चाल व ध्रुवों की संख्या के संबंध डैश डैश प्रकार से दिया जाता है। F = Pn/60, F = Pn/120, F = P/2 × n। अगला दिया F = Pn × 180। तो बच्चों इसमें आंसर होगा F = 120 Pn/120। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अल्टरनेटर का वितरण कारक या कारण लिख गया बेटा, एक कारक होगा के व्यक्त करता है प्रति फेज कंडक्टरों की संख्या, प्रति फेज पोल्स के जोड़ों की संख्या, प्रति फेज पोल्स संख्या, प्रति पोल स्लॉट की संख्या। तो बच्चों इसमें आंसर होगा प्रति पोल स्लॉट की संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक सिंक्रोनस मोटर डैश डैश द्वारा स्टार्ट किया जा सकता है। पोनी मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर, डैम्पर वाइंडिंग करके, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंक्रोनस मोटर का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है लिफ्टों और होर्स में, पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस के रूप में, सिंचाई पंप सेट में और विद्युत कंट्रोल में। तो बच्चों इसमें आंसर होगा पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस के रूप में, क्योंकि इसका जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का उपयोग डैश डैश के रूप में किया जाता है। वोल्टेज कंट्रोल ऑक्सीलेटर के रूप में, डायोड के रूप में, रिपल फिल्टर के रूप में, पावर एम्पलीफायर के रूप में। तो बच्चों इसमें आंसर होगा वोल्टेज कंट्रोल ऑक्सीलेटर के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऑक्सीलेटर सर्किट में रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी की गणना का क्या सूत्र होता है। FR = 1/2πLC, FR = 1/√2πLC, FR = 1/2π√LC, FR = 1/LC√2π। तो बच्चों इसमें आंसर होगा FR = 2π√LC। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। N प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए अशुद्धि के रूप में मिलाए जाने वाले तत्व का नाम है एंटीमनी, प्लैटिनम, गैलियम, इडियम। तो बच्चों इनसे आंसर होगा एंटीमनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रायक में 3 टर्मिनल होते हैं। ये हैं ड्रेन, सोर्स, गेट, 2 मेंस टर्मिनल और 1 गेट टर्मिनल, कैथोड, एनोड, गेट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, 2 मेन टर्मिनल होते हैं और 1 गेट टर्मिनल
होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। SCR होता है यूनि डायरेक्शनल स्विच, बाई डायरेक्शनल स्विच, 4 डायरेक्शनल स्विच, कोई नहीं। तो बच्चों आंसर जो होगा आपका SCR जो होता है यूनि डायरेक्शनल स्विच होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलिकॉन संगम डायोड डैश डैश विभवांतर पर चालन प्रारंभ कर देता है 0.7 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 1 वोल्ट, 0.1 वोल्ट। तो बच्चों सिलिकॉन का क्या होता है 0.7 होता है, तो इसमें आंसर क्या होगा 0.7 वोल्ट। और जो अगर हम जर्मेनियम की बात करेंगे तो 0.3 जर्मेनियम को होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। IC 741 डैश डैश है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, रेक्टिफायर, टाइमर, वोल्टेज रेगुलेटर। तो बच्चों इसमें आंसर होगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर। चलिए अगला क्वेश्चन। दिए गए चित्र में दिखाए गए प्रतीकों में से कौन सा जीनर डायोड का प्रतीक है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? ये सही होगा सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य एमीटर एम्पलीफायर का करंट गेन होता है IC अपॉन IB, IB अपॉन IC, IE अपॉन IC, IC अपॉन IE। तो बच्चों आंसर होगा IC अपॉन IB। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस उपकरण में गेट टर्मिनल नहीं होते? ट्रायक, फेट, SCR, डायक। तो बच्चों इसमें आंसर होगा डायक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। UJT को डैश डैश भी कहा जाता है धारा नियंत्रक उपकरण, वोल्टेज नियंत्रण उपकरण, और आपका वोल्टेज रेगुलेटर, और रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर। तो बच्चों आंसर होगा रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में प्रदर्शित बाह्य संकेत क्या दर्शाता है? ये आपको फिगर दिया है बच्चों, ठीक है। अब इसे पूछा ये कौन सा गेट है? और गेट है, नैंड गेट है, नॉर गेट है, एंड गेट है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? नैंड गेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फुल एडर होता है एक रिलैक्स 6 वेस सर्किट, ठीक, कॉम्बिनेशन सर्किट, फीडबैक के साथ कॉम्बिनेशनल सर्किट, कोई नहीं। तो बच्चों इसमें होगा 6 वेस सर्किट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि क्या है इनपुट AC वोल्टेज 30 वोल्ट है तो हाफ वेव रेक्टिफायर का DC आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? तो बच्चों ये जो आपको दिया है, ठीक है, इसमें आंसर क्या दिया है? 30 वोल्ट, 27 वोल्ट, 13.5 वोल्ट और 10.8 वोल्ट। तो इसमें क्या होगा? 13.5 वोल्ट। ठीक बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर में एक समय में डैश 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 का संचालन होता है 1, 2, 3, 4। तो बच्चों क्या होता है? ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है उसमें 4 डायोड होते हैं। पहले साइकिल में 2 कंडक्ट करेंगे और 2 रिवर्स में चलाएंगे। फिर दूसरी साइकिल में क्या होगा? 2 कंडक्ट करेंगे, 2 रिवर्स में चलाएंगे। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। AC से DC ड्राइव नियंत्रण के अनुप्रयोगों में से एक है रोबोटिक्स, कंप्रेसर, सर्वो अनुप्रयोग और विद्युत कर्षण। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? विद्युत कर्षण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। AC को DC में डैश डैश के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है, किया जाता है अल्टरनेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आपका आंसर होगा रेक्टिफायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कन्वर्टर की दक्षता उच्च होती है? मरकरी आग रेक्टिफायर, रोटरी कन्वर्टर, मोटर जनरेटर सेट, SCR कन्वर्टर। तो बच्चों इसमें आंसर होगा SCR कन्वर्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉल्ट की स्थिति में कौन सा उपकरण सर्किट ब्रेकर को सूचना भेजता है? रिले, स्विच, सर्किट ब्रेकर, फ्यूज। तो बच्चों इसमें आंसर होगा रिले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलेटर IC का प्रयोग डैश डैश में होता है करंट स्थिरता, वोल्टेज स्थिरता, पावर स्थिरता, कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर होगा वोल्टेज
स्थिरता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, टोरॉइड ऑटो ट्रांसफार्मर, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो इसमें आंसर होगा टोरॉइड ऑटो ट्रांसफार्मर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उत्पादन संयंत्र में सबसे कम प्रचालन लागत आती है? चलिए ऑप्शन दिए हैं। परमाणु संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, भाप संयंत्र, डीजल संयंत्र। तो बच्चों इसमें आंसर होगा जल विद्युत संयंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उत्पादित बिजली का प्रमुख हिस्सा किस माध्यम से है? पनबिजली संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तापीय ऊर्जा संयंत्र, गैस टरबाइन ऊर्जा संयंत्र। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? तापीय ऊर्जा संयंत्र। बच्चों भारत में लगभग 65% जो है आपका एनर्जी विद्युत उत्पादन जो होता है वो आपका थर्मल पावर प्लांट से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसमिशन लाइन के लिए प्रयुक्त कंडक्टर है कॉपर, एल्युमिनियम, ACSR, GI। तो बच्चों इसमें आंसर होगा ACSR। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लो टेंशन वाले केबल डैश डैश से कम वोल्टेज के लिए संचालित होते हैं। 500 वोल्ट, 1 kV, 11 kV, 33 kV। तो बच्चों इसमें आंसर हो कम से कम पूछा है तो 1 kV आंसर इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है। वह अधिकतम वोल्टेज स्तर जहां पर पिन टाइप इंसुलेटर का उपयोग किया जा सकता है? 11 kV, 33 kV, 66 kV, 132 kV। तो बच्चों इसमें आंसर होगा 33 kV इसका सही आंसर है। तो बच्चों आज मैंने आपको 50 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बताए हैं मॉडल पेपर बना के। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको दूसरा मॉडल पेपर बना के सॉल्व कराऊंगा। इसी श्रृंखला में मैं आपको लगभग 10 मॉडल पेपर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जो मेरे 10 मॉडल पेपर को पढ़ लेगा, समझ लेगा, वो निश्चित तौर से CBT एग्ज़ाम में पास हो जाएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो करिए जिससे मैं और अच्छे वीडियोस बना सकूँ। थैंक यू। हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षागर में स्वागत है। आज मैं सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन के लिए मॉडल पेपर नंबर 3 लेके आया हूँ। आज हम मॉडल पेपर नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 38 क्वेश्चन हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे CBT के, उसमें थ्योरी के 38 क्वेश्चन आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, DC जनरेटर में कम्यूटेटर डैश डैश से बना होता है? पीतल, कठोर कॉपर, कांस और स्टील। तो बच्चों इसमें आंसर होगा कठोर कॉपर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य उपयोग की जाने वाली इंसुलेटिंग सामग्री है? एबोनाइट, अभ्रक, एम्पायर, ग्लास। तो बच्चों इसमें आंसर होगा अभ्रक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। DC जनरेटर का पोल कोर डैश डैश से बना होता है? माइल्ड स्टील, कच्चा लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? कच्चा लोहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत संकर्षण में प्रयुक्त मोटर है, मतलब इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में कौन सी मोटर यूज होती है? DC कंपाउंड मोटर, DC शंट मोटर, DC सीरीज मोटर, DC लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। तो इसमें आंसर होगा DC सीरीज मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यातायात वाहनों को चलाने के लिए किस प्रकार मोटर का चुनाव करेंगे? DC सीरीज मोटर, DC शंट मोटर, पृथक द्वितीय मोटर, अंतर संयुक्त DC मोटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका आंसर होगा सीरीज मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। DC शंट मोटर को चलाने के लिए प्रयुक्त स्टार्टर है? 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, ड्रम प्रकार। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 3 पॉइंट स्टार्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। DC मोटर के संचालन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के अंगूठे का नियम, लेंज का नियम। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का
नियम। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। फेज प्रेरण मोटर द्वारा उत्पन्न बलागुण का परिमाण डैश डैश है। T इज इक्वल टू के फाई एस कॉस फाई आई आर, टी इज इक्वल टू फाई एस आई आर कॉस फाई, टी इज इक्वल टू फाई एस आई आर साइन फाई, टी इज इक्वल टू के फाई एस आई आर साइन फाई। तो बच्चों इसमें आंसर पहला बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिवर्सल मोटर का एक ऑपरेटिंग गुण है, सभी लोडों पर अचर चाल, फुल लोड पे फुल चाल, फुल लोड पे अचर चाल, लोड पर निर्भर परिवर्तित चाल। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थायी कैपेसिटर मोटर का उपयोग सबसे अधिक डैश डैश में होता है। कंप्रेसर, ब्लोअर, छत के पंखे और आपका वॉशिंग मशीन। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें? ब्लोअर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेडेड पोल मोटर की दक्षता सीमा है 80 से 95%, 70 से 80%, 50 से 70%, 5 से 35%। बच्चों इसमें आंसर होगा 5 से 35%। एक अल्टरनेटर को डैश डैश भी कहा जाता है। एसी जनरेटर, टर्बो जनरेटर, जनरेटर मोटर। तो ये होगा आपका एसी जनरेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज अल्टरनेटर आमतौर पर डैश डैश स्टार कनेक्टेड होते हैं, डेल्टा कनेक्टेड होते हैं, ओपन सर्किट होते हैं, शॉर्ट सर्किट होते हैं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? स्टार कनेक्टेड होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायोड डैश डैश टर्मिनल डिवाइस होता है 1, 2, 3, 4। तो बच्चों इसमें क्या होता है? डायोड में 2 टर्मिनल होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। ये आपका डायोड हो गया, ठीक है, एक एनोड हो गया और एक कैथोड हो गया। तो इसमें आंसर 2 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा प्रवर्धन अल्फा की गणना का सूत्र है IC अपॉन IE, IC अपॉन IB, IB अपॉन IC, IB अपॉन IE। तो बच्चों इसमें पहला आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीना डायोड का कार्य है डैश डैश को स्थिर रखना। निर्विष्ट वोल्टा, निर्विष्ट धारा, निर्गत वोल्टा और निर्गत धारा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? निर्गत वोल्टा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रांजिस्टर में एक के बाद एक जुड़े हुए डायोड की संख्या डैश डैश होती है 1, 2, 3, 4। तो इसमें बच्चों क्या होते हैं? 2 डायोड होते हैं। ये देखिए आपका ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक। ये देखिए 2 आप यहाँ देख सकते हैं PNP। तो यहाँ पे 2 डायोड हैं PN and P, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीना का उपयोग के रूप में जीना डायोड का प्रयोग डैश डैश के रूप में किया जाता है। रेक्टिफायर, फिल्टर, रेगुलेटर, एम्पलीफायर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? रेगुलेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। SCR में PN जंक्शन होते हैं 1, 2, 3, 4। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजिस्टर को डैश डैश रूप में प्रयोग करते हैं रजिस्टर, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर सभी। तो बच्चों इसमें क्या आंसर होगा? एम्पलीफायर। यदि NAND गेट के इनपुट A और B है तब आउटपुट Y इक्वल टू होगा Y इज इक्वल टू A डॉट B, Y इज इक्वल टू A डॉट B का बार, Y इज इक्वल टू A प्लस B, Y इज इक्वल टू A प्लस B का बार। तो बच्चों ये आपका ये आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारस्परिक स्रोत है? कोयला, सौर, लघु हाइड्रो, पवन। इसमें बच्चों आंसर क्या होगा? कोयला। चलिए अगला क्वेश्चन है। थर्मल पावर प्लांट में इस्तेमाल होने वाले कोयले में राख की मात्रा होती है लगभग 5%, लगभग 10%, लगभग 20%, लगभग 0%। लगभग 5%, लगभग 10%, लगभग 20%, लगभग 0%। तो इसमें आंसर क्या होगा? ये सही है। निम्नलिखित में से बायोमास का स्रोत नहीं है। गोबर गैस, कोयला, लकड़ी, नाभिक ऊर्जा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? नाभिकी ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर सेल की दक्षता लगभग होती है 25%, 15%, 40%, 60%। तो बच्चों इसमें आंसर होगा 15%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पावर स्टेशन में निम्नलिखित में से किस वोल्टेज स्तर की रेंज में पावर उत्पादन होता है? 1.1 kV से 6.6 kV, 11 kV से 30 kV,
3.3 kV से 66 kV, 230 वोल्ट से 415 वोल्ट। तो बच्चों उसमें पहला आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में एक सुपर थर्मल पावर प्लांट में यूनिट क्षमता क्या है? 300 मेगावाट, 400 मेगावाट, 500 मेगावाट, 600 मेगावाट। तो ये आपका 500 मेगावाट बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्मल पावर प्लांट की दक्षता लगभग होती है 80%, 85%, 80%, 35%। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 35%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इकोनोमाइजर का उपयोग जेट गैस गर्म करने के लिए किया जाता है? वायु, गैसों का प्रवाह, फीड वाटर, ये सभी। तो इसमें आंसर क्या होगा? फीड वाटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पावर प्लांट पर्यावरणीय खतरनाक प्रदूषण समस्याओं से मुक्त होता है? तापीय ऊर्जा संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, पवन ऊर्जा संयंत्र, उपरसभी। तो उसमें आंसर होगा पवन ऊर्जा संयंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन, घरेलू भवन वायरिंग में उप परिपथ शुरू होता है? आपूर्ति मेन बोर्ड से, वितरण बोर्ड से, जंक्शन बोर्ड से, स्विच बॉक्स से। तो बच्चों आंसर क्या होगा? वितरण बोर्ड से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको एक ओवरहेड लाइन की मरम्मत की जरूरत है। ओवरहेड लाइन पर काम शुरू करने के लिए सबसे पहले आपके पास डैश डैश होना चाहिए, रबड़ ग्लास, इंसुलेटेड कटिंग प्लायर्स, सुरक्षात्मक बेल्ट और कार्य करने की अनुमति। तो बच्चों आंसर होगा सुरक्षात्मक बेल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी परिपथ में फ्यूज डैश डैश के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? खुला परिपथ, अतिलोड, लघु परिपथ, अतिलोड, खुला परिपथ, अतिलोड। तो बच्चों आंसर क्या होगा? क्या होगा आपका? लघु परिपथ और अतिलोड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलेटर डैश डैश के कारण विफल हो सकता है? फ्लैश ओवर, शॉर्ट सर्किट, धूल मिट्टी जमाव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समानता एमसीबी की रेटिंग डैश डैश वायुमंडलीय ताप पर होती है? 25%, 30%, 45%, 40%। तो बच्चों इसमें आंसर होगा 25%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर के डैश डैश के सिद्धांत पे कार्य करता है? ओवरलोड धारा, शॉर्ट सर्किट धारा, स्थायी धारा, उदासीन धारा। तो बच्चों इसमें आंसर होगा स्थायी धारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कई बार पूछा गया है। एमसीसीबी का अर्थ है लघु करंट सर्किट ब्रेकर, अधिकतम करंट सर्किट ब्रेकर, मोल्डेड कैबिनेट सर्किट ब्रेकर, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। तो बच्चों आंसर होगा मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, SF6 सर्किट ब्रेकर की वोल्ट रेंज होती है 3 kV से 30 kV, 45 kV से 60 kV, 60 kV से 110 kV, 115 kV से 500 kV। तो बच्चों इसमें आंसर 115 kV से 500 kV। तो बच्चों आज मैंने आपको 38 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो कि आपका इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए मॉडल पेपर नंबर 3 है। इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए जिससे मैं आप लोगों के लिए और मॉडल पेपर बना सकूं। थैंक यू। हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज मैं इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के मॉडल पेपर को बताने जा रहा हूं जो कि आपके अपकमिंग CBT एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनको बड़े ध्यान से देखिए, समझिए और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो करिए जिससे और बच्चों की तैयारी हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विरोधी विद्युत वाहक बल विरोध करता है? धारा का, आरोपित विद्युत वाहक बल का, बलागुण का, टर्मिनल वोल्टेज का। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? जो आपका EMF होता है, बैक EMF क्या होता है, उसकी जो डायरेक्शन होती है क्या होती है, वो क्या होता है, वो आरोपित विद्युत वाहक बल का विरोध करता है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, DC मोटर के आर्मेचर बलागुण का सूत्र है T = 0.1595 ZIA P/A। दूसरा है T = 0.159 EB/NIA। तीसरा है आपका T = 0.162 ZIA
पी ए बाई ए, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये जो आर्मेचर में जो टॉर्क जनरेट होता है इसका फॉर्मूला ये होता है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेल्डिंग जनित सेट के लिए किस प्रकार का डीसी जनित प्रयोग होता है? डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर, डीसी अंतर संयुक्त जनरेटर, डीसी संचयी संयुक्त जनरेटर। तो बच्चों इसमें आंसर सी सही है आपका, डीसी अंतर संयुक्त जनरेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। विद्युत लेपन के लिए किस प्रकार का डीसी संयुक्त जनरेटर उपयुक्त है? संचयी अति संयुक्त जनरेटर, संचयी चौरस संयुक्त जनरेटर, संचयी अति संयुक्त जनरेटर, अधिसंयुक्त जनरेटर, अंतर संयुक्त जनरेटर। तो बच्चों आपका सी आंसर बिल्कुल सही है, संचयी अधिसंयुक्त जनरेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीन का योग बना होता है कॉपर, कार्बन, कच्चा लोहा, सिलिकॉन, स्टील। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? कच्चा लोहा का बना होता है योग, ठीक है। कार्बन के ब्रश बने होते हैं, ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीन के फील्ड कॉयल डैश डैश बने होते हैं, कार्बन के, स्टील के, कॉपर के, माइका के। तो आपकी जो फील्ड कॉइल्स होती हैं वो आपकी क्या होती हैं? कॉपर की बनी होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर की गति अनुपातिक है V माइनस आई ए आर ए अपॉन 5 इंटू वी माइनस आई ए आर ए। तीसरा है V प्लस आई ए आर ए बाई 5। चौथा है 5 अपॉन वी माइनस आई ए आर ए। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। भारी लोड्स के आकस्मिक कार्य के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर प्रयुक्त होती है? शंट मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, सीरीज मोटर, कोमुलेटिव कंपाउंड मोटर। तो आंसर क्या होगा आपका? कोमुलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज़ हम लोग करते हैं सडनली लोड के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर में स्टार्टर की क्या आवश्यकता है? टॉर्क में सुधार के लिए, बैक ईएमएफ कम करने के लिए, फील्ड करंट कम करने के लिए, आर्मेचर करंट कम करने के लिए। बच्चों क्या होता है, जो आपके डीसी मोटर होती है स्टार्टिंग में आर्मेचर करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या हो सकता है, वाइंडिंग जल सकती है और टॉर्क बहुत ज़्यादा जनरेट हो सकता है, जिससे क्या हो सकता है, फाउंडेशन उखड़ सकता है। इसलिए उसको कंट्रोल करना जरूरी होता है, बहुत नित्यान जरूरी होता है, नित्यांत आवश्यक होता है। इसलिए हम लोग स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। तो आपका क्या आंसर होगा? आर्मेचर धारा को कम करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिंजरा प्रेरण मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क निम्न होता है। निम्न प्रारंभी धारा, निम्न प्रारंभी पावर फैक्टर, निम्न प्रारंभी धारा, उच्च प्रारंभी पावर फैक्टर, उच्च प्रारंभी धारा, उच्च पावर फैक्टर, उच्च प्रारंभी धारा, निम्न पावर फैक्टर। तो बच्चों आपका इसमें आंसर सी सही होगा, उच्च धारा, उच्च प्रारंभिक फैक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडक्शन और जनरेटर का फ्रेम आमतौर पे किससे बना होता है? सिलिकॉन स्टील, कच्चा लोहा, एल्युमिनियम और माइल्ड स्टील। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? कास्ट आयरन या कच्चा लोहा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को डैश डैश प्रयोग करके स्टार्ट किया जाता है। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसी मोटर वाइंडिंग में
कॉइल समूहों की संख्या की गणना करने का सूत्र डैश डैश है। कॉइल की संख्या बटे फेज की संख्या, फेज की संख्या गुणे पोल्स की संख्या, कॉइल की संख्या इंटू पोल्स की संख्या, कॉइल की संख्या अपॉन फेज इंटू फेज की संख्या इंटू पोल्स की संख्या। तो बच्चों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, फेज की संख्या इंटू पोल्स की संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह मोटर की वह किस्म जिसमें कम्यूटेटर नहीं होता। प्रत्याकर्षण मोटर, डीसी शंट मोटर, प्रेरण मोटर, एसी सीरीज मोटर। तो बच्चों आपका क्या होगा, डीसी शंट मोटर में जो होता है कम्यूटेटर नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रिक मोटर जिसमें रोटर और स्टेटर दोनों फील्ड वाइंडिंग एक ही चाल से घूमते हैं, इसे कहा जाता है चार्ज मोटर, डीसी मोटर, यूनिवर्सल मोटर, सिंक्रोनस मोटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, सिंक्रोनस मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग कैसे रोकी जाती है। एक्सेलरेटर्स के उपयोग द्वारा, डैम्पर्स के उपयोग द्वारा, एक्साइटर्स के उपयोग द्वारा, ऑक्सीलेटर्स के उपयोग द्वारा। तो आपका क्या होगा, डैम्पर्स के उपयोग द्वारा। क्या होता है बच्चों, हंटिंग को कम करने के लिए हम लोग डैम्पिंग वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुल्यकालिक मोटर केवल चलती है तुल्यकालिक चाल से कम चाल चलती है, तुल्यकालिक चाल से अधिक चाल पर चलती है, तुल्यकालिक चाल पर चलती है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है वो क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है। तो आपका थर्ड आंसर बिल्कुल सही है, तुल्यकालिक चाल पर चलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुल्यकालिक मोटर की गति नियमन सदैव 0.005, 0.01 शून्य हो जाता है, धनात्मक होता है। तो क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है इसका, शून्य हो जाता है। नो लोड से पूर्ण लोड तक तुल्यकालिक मोटर डैश डैश देती है। स्थिर गति, अस्थिर गति, बढ़ती हुई गति और घटती हुई गति। तो आपका जो सिंक्रोनस मोटर होती है उस पर लोड का इफेक्ट ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए उसकी स्पीड क्या होती है, स्थिर होती है। स्थिर होने के कारण क्या होती है, वो क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है। और हम लोग सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग क्या करते हैं, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट में इसका प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लघु पथक का इस्तेमाल किसमें किया जाता है। रिपल्सन इंडक्शन मोटर, रिपल्सन मोटर, रिपल्सन शॉर्ट इंडक्शन रन मोटर, नन ऑफ दिस। देखिए ये जो आपको ऑप्शंस दिए हैं होता सब में है, होता जो है आपका लघु पथक जो होता है शॉर्ट सर्किटेड तीनों मोटरों में यूज़ होता है, लेकिन एग्जैक्ट बताना है तो एग्जैक्ट बताना मुश्किल है, तो इसमें आपको ऑप्शन लिखेंगे आप लोग नन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैडेड पोल मोटर के लिए क्षमता की सीमा है 95% से लेकर 99%, 80% से लेकर 90%, 50% से लेकर 75%, 5% से लेकर 35%। तो आपका आंसर क्या है बच्चों, 5% से लेकर 35%। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैडेड ध्रुव मोटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। खिलौने में, हेयर ड्रायर में, सर्कुलेटर में, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, नन बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ईएमएफ उत्पादन की आवृत्ति है 60 हर्ट्ज, 230 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 25 हर्ट्ज। तो आपका आंसर क्या है, 50 हर्ट्ज जो है इंडिया में उत्पादन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तापीय शक्ति संयंत्र में फ्लू गैसों से ऊष्मा खींचकर डैश डैश बॉयलर में जाने वाले फील्ड वाटर को गर्म करता है। सुपर हीटर, मितोपयोजक,
इकोनोमाइजर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्री हीटर टरबाइन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? इकोनोमाइजर या मितोपयोजक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूतापीय ऊर्जा का विद्युत हेतु निष्कर्षण करने के लिए कौन सी जगह भारत में संभव है? मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, असम। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत उत्पादन के गैर परंपरागत विधियां हैं। सोलर पावर जनरेशन, थर्मोनिक कन्वर्टर्स, बोथ ऑफ अबव, कोई नहीं। तो बोथ, इसमें क्या होगा? ये दोनों सही आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ अबव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेमीकंडक्टर, एक सेमीकंडक्टर में छिद्र उपस्थित होते हैं केवल डैश डैश में। कंडक्शन बॉन्ड, बैंड, फॉरबिडन गैप, वैलेंस बैंड, सभी। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें? वैलेंस बैंड में सेमीकंडक्टर में छिद्र उपस्थित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशुद्धियां मिलाने पर अर्धचालक की प्रतिरोधकता डैश डैश बढ़ती है, पहले से घटती है, फिर बढ़ती है, घटती है, कोई नहीं। तो एक्चुअली क्या है बच्चों, जो आपका सेमीकंडक्टर होता है उसमें अगर हम क्या करेंगे? डोपिंग करेंगे या इम्प्योरिटी मिलाएंगे, ठीक है, या अशुद्धियां मिलाएंगे, तो क्या होगा? उसकी चालकता, प्रतिरोधकता जो होती है घटती है और चालकता बढ़ती है। और इसके जस्ट उल्टा केस जो होता है आपका कंडक्टर में होता है। क्या होता है उसमें? अगर हम टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा? चालकता घटेगी और प्रतिरोधकता बढ़ेगी। तो इसमें आंसर क्या होगा? प्रतिरोधकता घटती है और चालकता इसकी बढ़ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पीएन संधि डायोड होता है। निष्क्रिय युक्ति, एक दिशी युक्ति, निर्वात ट्यूब, द्विदिशी युक्ति। तो इसका आंसर क्या होगा? एक दिशी युक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा डायोड को गर्म वाहक डायोड के रूप में भी जाना जाता है? वैरेक्टर डायोड, पीएन डायोड, शॉटकी डायोड, लेड। तो आपका आंसर क्या होगा? शॉटकी डायोड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नैंड गेट के इनपुट को एक साथ कनेक्ट करते हैं, रिजल्टेंट परिपथ है और गेट, नॉट गेट, एंड गेट, नन ऑफ दिस। तो बच्चों आंसर क्या होगा? नैंड गेट। एंड गेट को जब हम नॉट गेट से जोड़ देते हैं तो बन जाता है नैंड गेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि XOR गेट का एक भी निवेश ऊंचा है तो गेट निर्गम होगा लो, हाई, सेम एज द अदर इनपुट, कंप्लीमेंट ऑफ द अदर इनपुट। तो क्या होगा? कंप्लीमेंट ऑफ द अदर इनपुट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लिप फ्लॉप क्या है? एक स्टेट युक्ति, दो स्टेट युक्ति, तीन स्टेट युक्ति, चार स्टेट युक्ति। तो आपका आंसर क्या होगा? टू स्टेट युक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस युक्ति की आंतरिक संरचना में चार परतें नहीं होती? UJT, डायक, SCR और ट्रायक। तो बच्चों आंसर क्या होगा? UGT। ठीक है, UGT में क्या होते हैं? चार में टर्मिनल्स, चार लेयर नहीं होती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे SCR में एनोड तथा कैथोड के मध्य डैश डैश प्रतिरोध होता है। शून्य, अनंत, कम, अधिक। तो बच्चों आंसर क्या होगा? अनंत। अनंत होता है दोनों के बीच में। ठीक है। किस मोटर का कार्य सिद्धांत ट्रांसफार्मर के समान होता है? 3 फेज इंडक्शन मोटर, DC मोटर, DC जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? 3 फेज इंडक्शन मोटर। उसमें क्या होता है? आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है तो इसमें स्टेटर होता है, और उसमें सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, इसमें रोटर होता है। उसमें क्या होता है? इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है? स्टैटिक होती थी, लेकिन यहाँ रोटर क्या होता है? डायनेमिक होता है, मोशन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉसफेट की धारा चालन क्षमता डैश डैश होती है? कम, अधिक, नगण्य, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से धारा ट्रिगरिंग युक्ति नहीं है? मॉसफेट, GTO, SCR, ट्रायक। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? मॉसफेट। तो आज मैंने बच्चों आपको इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का मॉडल पेपर नंबर 5 बताया है।
आप इस मॉडल पेपर को देखिएगा, इनके क्वेश्चन को समझिएगा, पढ़िएगा और निश्चित तौर पे आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं ये आपके कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। थैंक यू। हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षागर में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए एक और मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, डीसी जनरेटर में ईएमएफ की गणना करने के लिए सूत्र का प्रयोग किया जाता है। EG इज इक्वल टू 5ZN/60 वोल्ट। EG इज इक्वल टू 5ZNA/60P। EG इज इक्वल टू ZNP/65A। और आपको चौथा ऑप्शन दिया है EG इज इक्वल टू 5ZNP/60A। तो बच्चों, जो आपका EMF इंड्यूस होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? EG इज इक्वल टू 5ZNP/60A। तो ये आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? क्रॉक स्क्रू नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। और अगर बच्चों आपकी मोटर की बात आएगी तो वहाँ पे आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनरेटर का क्या नाम है यदि इसका फील्ड आर्मेचर, यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा हुआ है? शंट जनरेटर, ठीक है, श्रेणी जनरेटर, यौगिक जनरेटर मतलब बोलते हैं कंपाउंड जनरेटर, और चौथा है आपका स्वयं उत्तेजित जनरेटर या सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। तो बच्चों क्या होता है कि ये आपकी फील्ड वाइंडिंग हो गई, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग हो गई। ठीक है, इसको जब हम आर्मेचर के समांतर में जोड़ देते हैं, ऐसे आर्मेचर हो गया आपका, और ये आपका ये लोड हो गया। ठीक, तो ये क्या होगा? ये आपका कहलाएगा शंट जनरेटर। क्या कहलाएगा? शंट। और अगर इस फील्ड वाइंडिंग को इस आर्मेचर के हम सीरीज में जोड़ देंगे, मतलब अगर ये आपकी फील्ड वाइंडिंग हो गई, ठीक है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? आर्मेचर के सीरीज में जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, ये आपका लोड हो गया, ये आपका लोड हो गया। तो ये आपका क्या कहलाएगा? सीरीज जनरेटर कहलाएगा। क्या आपका कहलाएगा? सीरीज जनरेटर। और यहाँ पे पैरेलल की बात कर रहा है तो आपका ये क्या कहलाएगा? शंट जनरेटर कहलाएगा, शंट। तो आपका ऑप्शन पहला बिल्कुल सही है, शंट जनरेटर। और बच्चों एक बात याद रखिएगा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो ये फील्ड कॉइल होती है इसमें टर्न्स ज़्यादा होते हैं, और ये क्या होती है? पतले तारों की बनाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर का क्या नाम है? ये आपको फिगर दिया है, ये आपको एक फिगर दे दिया है बच्चों, और पूछ रहा है कि ये किस प्रकार की मोटर है। देखिए, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है, ये फील्ड वाइंडिंग आपके आर्मेचर के पैरेलल में जुड़ी है, और यहाँ पे डीसी सप्लाई दी जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको क्या दिया है? डीसी शंट मोटर,
डीसी सीरीज मोटर, डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो बच्चों देखिए आपकी ये फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल में जुड़ी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका डीसी शंट जनरेट मोटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीसी शंट मोटर। और अगर यही फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी होती तो ये आपका क्या होता है? डीसी सीरीज मोटर हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटर में समान गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियां प्रदान करती हैं? फील्ड कंट्रोल मेथड, ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल मेथड, आर्मेचर कंट्रोल मेथड और वाल्व-लेनॉर्ड कंट्रोल मेथड। तो बच्चों क्या होता है कि जो समान गति के नीचे की गति नियंत्रण करने के लिए हम लोग आर्मेचर कंट्रोल मेथड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा इसमें? आर्मेचर कंट्रोल मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों, आर्मेचर के सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है, जो क्या करता है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को बढ़ा देता है, ठीक है। इसी सिद्धांत पे हम क्या करते हैं, मोटर के गति को नियंत्रित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 पोल वाले AC 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति क्या होगी? 800 RPM, 1200 RPM, 1000 RPM और 1440 RPM। तो देखिए स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/120 F/P। तो इस फॉर्मूले में हम रख देंगे। तो आपकी क्या दी है? 120। फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दी है? 50 हर्ट्ज। और पोल कितने दिए? 6। 6 दूनी 12। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1000 RPM। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1000 RPM। 1000 RPM आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोटर परीक्षण द्वारा 3 फेज इंडक्शन मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है? कॉपर हानि, घर्षण हानि, हिस्टेरिसिस हानि, भंवर हानि। तो बच्चों आपका जो ब्लॉक रोटर टेस्ट होता है उससे हम लोग क्या करते हैं? कॉपर हानियाँ निकालते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होती है? ताम्र हानि, घर्षण हानि, लौह हानि और वायु हानि। बच्चों आप लोग ये चीज़ जान लीजिए कि जो आपका इंडक्शन मोटर होता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर के समान होता है। तो आप यहाँ पे बोल दिया है कि नो लोड टेस्ट। नो लोड टेस्ट मतलब आपका सेकेंडरी वाइंडिंग जो है लोड से कनेक्टेड नहीं है, ठीक। तो उस कंडीशन में आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन है। तो ओपन सर्किट में हम लोग क्या निकालते हैं? आयरन लॉस निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? आयरन लॉस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदर्श अल्टरनेटर में EMF पर फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? E = 5 FT/2.22 E = 5 FT/4.44 और तीसरा ऑप्शन आपका दिया है 2.22 5 FT और चौथा आपका ऑप्शन दिया है E = 4.44 5 FT। तो बच्चों आपका चौथा आंसर बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल सही है। EMF का ये फॉर्मूला होता है अल्टरनेटर के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1000 RPM पर 6 पोल वाले एक अल्टरनेटर की आपूर्ति सब फ्रीक्वेंसी क्या है? देखिए
NS इज इक्वल टू होता है 120F/P। ठीक है, तो आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो NS इंटू P बाई 120 करेंगे तो आपका क्या दिया है, स्पीड कितनी दी है 1000, पोल कितने दिए हैं 6, ठीक है 6 पोल दिए हैं आपको, अपॉन 120 6, ठीक है ओके। ये 6 से 6 दूनी 12, 1 जीरो कट गया, ये तो है 50। तो फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी आ गई, फ्रीक्वेंसी आपकी आ गई 50 हर्ट्ज़। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका 50 हर्ट्ज़। 50 हर्ट्ज़ आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? तांबे के नुकसान को कम करता है, वायु हानि को कम करता है, हंटिंग के प्रभाव को कम करता है, वोल्टेज रेगुलेशन में सुधार करता है। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, जो आपकी डैम्पर वाइंडिंग है इसका प्रयोग हम लोग हंटिंग को कम करने के लिए करते हैं, हंटिंग के प्रभाव को कम करने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्वर्टर का कार्य क्या है? एसी को डीसी में बदलना, डीसी को एसी में बदलना, एसी साइन तरंगों को स्मूथ करना, कोई नहीं। तो क्या करता है जो इन्वर्टर होता है बच्चों, ये क्या करता है डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। और जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है वो आपका रेक्टिफायर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोलर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन, तांबा, एंटीमनी, फास्फोरस। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? सिलिकॉन में हम लोग सोलर सेल में हम लोग क्या करते हैं, सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पनबिजली स्टेशनों में पेन स्टॉक का कार्य क्या है? बांध तक पानी पहुंचाता है, टरबाइनों तक पानी पहुंचाता है, बिजली घर से दूर पानी ले जाता है, जलाशय से अवशेष पानी का निर्वहन करता है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? ये क्या करता है, टरबाइन तक जो है पानी को पहुंचाता है। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? टरबाइनों तक पानी को पहुंचाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सी डिवाइस हवा की गति को महसूस करती है? एक्साइटर यूनिट, टरबाइन कंट्रोलर, चॉपर कंट्रोलर, लाइन कंट्रोलर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? टरबाइन कंट्रोलर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? थोरियम, ग्रेफाइट, कैडमियम, टंगस्टन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? कैडमियम की छड़ों का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइन समाप्ति पर कोने के खंभे के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है? पिन इंसुलेटर, स्ट्रेन इंसुलेटर, साइकिल इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? तो बच्चों इसमें आंसर होगा आपका साइकिल इंसुलेटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। बच्चों मैं आपको जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ, मॉडल पेपर्स बना रहा हूँ, इनको आप देखते चलिए, पढ़ते चलिए और हो सके तो अपने नोट्स में लिख लीजिए और इनको याद कर लीजिए और इनको अपने सहपाठियों को शेयर भी कर दीजिए
जिससे उनकी भी तैयारी हो सके। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं इसी तरह आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओवरहेड लाइनों पर प्रयुक्त कंडक्टर का नाम क्या है? ACSR, एल्युमिनियम, गैल्वेनाइज्ड आयरन, हार्ड ड्रॉ, कॉपर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? जो हम लोग कंडक्टर यूज़ करते हैं वो क्या होता है? ACSR होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है? MCB लगाई जाती है, ELCB लगाई जाती है, OCB लगाई जाती है, MCCB लगाई जाती है। तो बच्चों आंसर होगा आपका ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर कट ऑफ के बाद कौन से रिले अपने संपर्कों की स्थिति में रखते हैं? रीड रिले, धारा रिले, वोल्टेज रिले, लैचिंग रिले। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? लैचिंग रिले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिले का कार्य क्या है? ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट संरक्षण, वोल्टेज और पृथ्वी दोष से सुरक्षा, ओपन सर्किट और पृथ्वी दोष से संरक्षण, ओपन सर्किट और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। तो बच्चों पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट संरक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? KV से, KW से, MVA से, KVA से। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? MVA से। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, जो कि कंपटीशन के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कंपटीशन्स के लिए मैं हर एक चैप्टर से कोशिश कर रहा हूँ आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूँ, जिससे आपकी तैयारी हो सके और आप किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक शेयर जरूर करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। पूछ रहा है सिंक्रोनस गति का सूत्र क्या है, या तुल्यकालिक गति का सूत्र क्या है? N = 120 F²/P, N = 120 P/F। तीसरा ऑप्शन दिया है N = PF/120 और चौथा दिया है N = 120 F/P। तो आपका बच्चों आंसर क्या है? चौथा बिल्कुल सही है, N = 120 F/P। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्फ़ा का मान होता है, ऑप्शंस दिए हैं आपको, β/1 + β। दूसरा ऑप्शन दिया है β + 1/β, 1 - β/1 + β, 1 + β/1 - β। तो आपका ऑप्शन पहला बिल्कुल सही है बच्चों, β/1 + β। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ट्रांजिस्टर में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा होता है? कलेक्टर, बेस, एमीटर और सभी। तो बच्चों आपका जो कलेक्टर होता है वो क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। उसके बाद एमीटर होता है, उसके बाद बेस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में किस प्रकार का ट्रांजिस्टर दर्शाया गया है? देखिए ये बेस हो गया आपका, ये कलेक्टर हो गया, ये एमीटर हो गया। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्शन क्या दिखा रहा है? बाहर आ रहा है। तो देखिए एक सिंपल सा फंडा मैं आपको बता देता हूँ, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर ये बाहर निकलने का एरो दिखा रहा है, ठीक है, अगर ये बाहर निकलने का एरो दिखा रहा है तो N फॉर निकलना, N फॉर निकलना, तो क्या हो जाएगा? NPN हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये एरो बन जाएगा इंटर करने का, तो P से प्रवेश, ये मतलब इंटर करा, P से प्रवेश, तो हो जाएगा PNP। अगर निकलना है तो NPN और
जा रहा है, प्रवेश कर रहा है तो पीएनपी। तो यहाँ पे मैंने निकलने का ऑप्शन पूछा था, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही है आपका एनपीएन। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूजेटी का उपयोग डैश डैश के रूप में किया जाता है। ऑक्सीलेटर के रूप में, टाइमर के रूप में, निम्न आवृत्ति ऑक्सीलेटर के रूप में और सभी। तो जो आपका यूजीटी होता है बच्चों, इसका हम लोग तीनों रूप में कर सकते हैं यूज। तो आपका आंसर चौथा बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर ब्रिजों का निर्माण निम्न में से किस युक्ति के द्वारा किया जाना संभव नहीं है? ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर, आईजीबीटी, मॉसफेट। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? थायरिस्टर बिल्कुल सही आंसर है। और थायरिस्टर को बच्चों एससीआर भी बोलते हैं। अगर आपको एससीआर दे दिया जाए यहाँ ऑप्शन, तो आप घबराइएगा ना, वहाँ पे एससीआर आपका सही होगा। एससीआर थायरिस्टर एक ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीटीओ का एक अनुप्रयोग है ट्रिगर परिपथ, सिग्नल डायोड, इंडक्शन हीटिंग और दोलित्र। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ट्रिगर परिपथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एससीआर के बंद होने पर परिपथ में प्रवाहित धारा होती है शून्य, निम्न लीकेज धारा, उच्च लीकेज धारा, फॉरवर्ड धारा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? इसमें आंसर होगा बच्चों निम्न लीकेज धारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। निम्न में से किस युक्ति में थायरिस्टर के संयुक्त गुण विद्यमान होते हैं? एससीआर, डायक, ट्रायक, जीटीओ। तो एससीआर को ही हम लोग थायरिस्टर बोलते हैं। तो बच्चों इसमें आंसर होगा आपका एससीआर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 250 वोल्ट से कम की वोल्टता कहलाती है एलटी, एचटी, एमटी, ईएसटी। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? एलटी, लो ट्रांजिशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विद्युत वितरण प्रणाली में किसी विद्युत वितरण उपकेंद्रों को दो ओर से विद्युत आपूर्ति की जाती है? रेडियल प्रणाली, रिंग प्रणाली, अंतर संयोजित प्रणाली, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? रिंग प्रणाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। उच्चतम मांग को मापा जाता है वाट में, किलोवाट में, मेगावाट में, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इससे आंसर होगा आपका किलोवाट में। किस मोटर का कार्य सिद्धांत ट्रांसफार्मर के समान होता है? 3 फेस इंडक्शन मोटर, डीसी मोटर, सिंक्रोनस मोटर, अल्टरनेटर। तो आपका जो 3 फेस इंडक्शन मोटर होता है, इसका जो कार्य सिद्धांत होता है वो ट्रांसफार्मर के समान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सीमेंट कंक्रीट खंबे का उपयोग डैश डैश तक की लाइन में किया जाता है? 250 वोल्ट, 650 वोल्ट, ठीक है, 11 केवी, कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर होगा आपका 11 केवी, 11,000 वोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बायोगैस में कौन सी गैसें सम्मिलित होती हैं? मीथेन, कुछ अशुद्धियों सहित मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ईथेन, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर आपका बी बिल्कुल सही है। कुछ अशुद्धियाँ भी होती हैं, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और कुछ मीथेन भी होती है, ये मिक्सचर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको बच्चों एक गेट का सिंबल दे दिया गया है, ठीक है।
एक गेट का सिंबल दे दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सा गेट है, और नॉर गेट है, नैंड गेट है, नॉट गेट है, एक्सॉर गेट है। तो बच्चों से ये आपका क्या है, ये एंड गेट है। देखिए ये एंड गेट है, लेकिन यहाँ पे एक नॉट गेट लगा दिया गया है, तो ये हो गया नैंड गेट, बन गया नैंड गेट, एंड प्लस नॉट, नैंड गेट बन गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप स्टोर कर सकता है 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, कोई नहीं। तो आंसर जो होगा आपका, फ्लिप फ्लॉप जो होता है 1 बिट को मेमोरी को स्टोर कर सकता है। तो बच्चों आपको मैंने 38 क्वेश्चन का मॉडल पे पढ़ाया है, समझाया है। इसको ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा और मेहनत से पढ़ाई करिए। थैंक यू।